ईवीएम की याद आई है। जी हां, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे ब्लैक बॉक्स की संज्ञा दी है। राहुल गांधी ने एलन मस्क के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ये कहा कि जिसमें मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव ईवीएम मशीनों से ना करवाने की सलाह दी थी, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीनों की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। इंडी गठबंधन के एक और दल शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। बता दें कि इससे पहले भी विपक्ष सत्ताधारी पार्टी पर ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाता रहा। बड़ा सवाल ये कि आखिर बार बार विपक्ष ईवीएम को टारगेट क्यों करता है, जबकि हिमाचल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव जीतने पर वही पार्टियां इसे लेकर खामोशी ओढ़ लेती हैं। जो विपक्ष लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक बाद खुश नजर आ रहा था और चुनाव परिणाम को बीजेपी की नैतिक हार बता रहा था, वही अब फिर से ईवीएम का रोना रोने लगा। विपक्ष में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो ईवीएम पर इस तरह के सवाल उठाने को ठीक नहीं समझते। तो क्या इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है? क्या जिस स्मूथ तरह से एनडीए में शपथ ग्रहण से लेकर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, उसे लेकर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है? क्या विपक्षी नेता एनडीए की एकजुटता की खींच ईवीएम पर निकाल रहे हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए ये बयान। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उठना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं। ये लोग अपने उस समय को याद करते हैं जब ये लोग बूथों पर कब्जा कर लेते थे और बैलेट पेपर पर मोहर ठोक ठोक कर ये लोकतंत्र के महापर्व के उत्सव को जबरन महोत्सव में, गुंडई के महोत्सव में परिवर्तित कर देते थे। आज ये जानते हैं कि ये बेईमानी संभव नहीं हो पा रही है, तो जहां पर जीतते हैं वहां पर ईवीएम का नाम नहीं लेते, जहां हार जाते हैं तो वहां इनको ईवीएम याद आने लगता है। जब पूरी दुनिया से कंसर्न उठ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से कंसर्न उठ रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं, तो आखिर चुनाव आयोग आगे आकर के इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करता कि क्या मशीनों में कोई गड़बड़ हो सकती है या नहीं? तो दो टूक में आपने बयान सुन लिए हैं। अब इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि दर्शकों के सवाल क्या है, आज की हम ये बहस क्यों करने जा रहे हैं। ईवीएम पर घमासान, जनादेश का अपमान। सरकार बनने के 12 दिन बाद आई ईवीएम की याद। जीते तो वाह वाह, हारे तो ईवीएम का गुनाह। ऐसी की क्लीन चिट, विपक्ष के लिए ईवीएम नहीं फिट। ईवीएम को दुत्कार, बूथ कैप्चरिंग, बैलेट बॉक्स लूट से प्यार। तो ये हमारे आज के सवाल हैं और तमाम जो हमारे प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह हैं बीजेपी से प्रवक्ता, भुवन जोशी जी हैं एसपी से प्रवक्ता और सुधा मिश्रा है कांग्रेस से प्रवक्ता। तो सबसे पहले सुधा मिश्रा के पास चलते हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। सुधा जी, लगातार आरोप यहां पर बीजेपी ये लगा रही है कि जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर ईवीएम का राग नहीं आलापा जाता। जी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आप लोग नाम सही डालिएगा, आप लोग नाम आधा अधूरा लिखते हैं। चलिए अब मैं आपकी बात शुरू करती हूँ। आपने स्टार्टिंग जब की तो आपके अनुसार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को ईवीएम की बात नहीं करनी चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं, हमने हार और जीत को देखा। एलन मस्क ने कहा है वो कौन सा चुनाव हारे और जीते। अगर उन्होंने कहा है कि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उन्होंने चुनाव में होने वाली अनिश्चितताओं को देख के बात कही,
तो एलन मस्क तो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे। यानी कि जो एलन मस्क ने कहा है उस बात को हमें गौर करना चाहिए। इसी के साथ एक चीज और जोड़ देती हूँ सुधा जी। एलन मस्क ये कहते हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। एलन मस्क ये भी कहते हैं कि भारत में आने वाले समय में बहुत ज्यादा अच्छे नेतृत्व के चलते विकास हो रहा है, तब कांग्रेस चुप्पी क्यों साध लेती है? जी आप अपनी बात पूरी कीजिए सुधा जी। नहीं बीच में इंटरप्ट मत करिएगा जी। आपसे सवाल पूछा, सवाल के साथ एक और सवाल, अब आप जवाब दीजिए। जी सुधा जी उत्तर दे रही हूँ। नहीं एक सवाल नहीं। बनराई की पुलिस ने बताया है कि जो मंगेश पांडलेकर हैं, चुनाव आयोग के साथ उनका जो संचालक था उसके पास जो फोन था ईवीएम में आने वाले कोड का जो था उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो आपकी पुलिस भी झूठ बोल रही होगी। पुलिस कांग्रेस ने कहा होगा बोलने के लिए, पुलिस ने जो चीजें छानबीन शुरू की होंगी वो पुलिस ने किया होगा ना, पुलिस को कांग्रेस ने बताया होगा। जिस देश में अगर प्रश्न पूछने पे मीडिया के लोग कहें कि हम रोना रोने लगते हैं 10 दिन बाद, उस मीडिया को क्या ही कहा जाए। जहाँ पे आप लोगों को प्रश्न उठाना चाहिए कि नहीं ये चीजें गड़बड़ी है तो कैसे हो रही हैं। अच्छा मीडिया ने ये कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जब याचिकाएं खारिज की गई थी सुधा जी? ने जब खारिज किया आज का प्रश्न है कि अगर चुनाव में एक व्यक्ति के पास पुलिस ये आरोप लगा रही है, उसका मोबाइल, उसके मोबाइल में कोड सब कुछ आ रहा है, तो इस पे प्रश्न खड़ा करना किसका जिम्मेदारी? विपक्ष की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती है। मैं मीडिया पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हूँ कि जब आप शुरुआत कर रही हैं तो आप बता रही हैं कि भाजपा वाले इतने साफ पाक हैं, हम रोना रो रहे हैं। अरे कम से कम प्रश्न उठा के सही या गलत का जानकारी लेने की कोशिश तो कीजिए। चलिए आप मीडिया पे सवाल उठा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कह के तमाम याचिकाएं खारिज कर दी थी जो दायर की गई थी। आज जो बात हो रही है, आपकी पुलिस व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के साथ में चलती है, उसने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है तो क्या उसको गलत मान लिया जाए? मान ले गलत की पुलिस झूठ बोल रही है। शिखा जी जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो सत्यता जानने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि सीधा ठीक रहता है विपक्ष पे। हम कह रहे हैं अगर सच में अगर इनको इतना लगता है कि हम रोना रोते हैं तो क्यों नहीं हमारी मांग को मान लिया जाता? मान ले हमारी मांग, डर किस बात का? अगर इन्हें लगता है कि विपक्ष सिर्फ ईवीएम की बात करती है, चुनाव जीतने पे नहीं करती है, हारने पे करती है, तो करवा के देख लेना कि कौन सच कौन झूठ। इन्हें क्या दिक्कत है? जिसने शुरू की उसने बंद कर दिया, यूरोपियन देशों ने बंद कर दिया, लोकतंत्र के देश जितने हैं विकसित सबने बंद कर दिया, तो हमें बंद करने में क्या दिक्कत है? मान लीजिए हमने शुरुआत की थी, अब गड़बड़ी की आशंका है। तो चलिए आपके इसी सवाल पर बने रहेंगे और इसी सवाल पर मैं आपके पास वापस आऊंगी। भुवन जोशी के पास चलते हैं। भुवन जोशी जी से जान लेते हैं। भुवन जोशी जी, ये हम भी जानते हैं कि दूसरे देशों में जहां पर मेमोरी के जरिए या फिर चिप के जरिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही वहां पर ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिंग थी, इसी वजह से वहां पर हैकिंग का खतरा जताया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी और तमाम संस्थाओं की ओर से भी कह दिया गया है कि इन तमाम चीजों से मुक्त है और अगर आपको प्रूफ करना है आप सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस लाइए तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट आपकी बात भी सुनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये याचिकाएं खारिज कर दी जाती है। उसके बाद जो आपके साथीगण आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? यहां पर मैंने एक सवाल और पूछा था एलन मस्क को लेकर, जब कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही थी कि एलन मस्क ने कहा है, तो एलन मस्क ने कहा है, तो मैंने ये पूछा कि एलन मस्क ने तो भारत की तारीफ भी की थी, उस पर तो कांग्रेस अक्सर चुप्पी साधे दिखाई देते। तो इन सवालों का जवाब भी मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी भुवन जी। ऐसा दीपशिखा जी, हमें लगता है जो आज का विषय है ईवीएम, अगर आज हम उस पर रहें तो मेरे को लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए, पैनलिस्ट के लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। और मैं शुरुआत करना चाहता हूं इसकी। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। देश के, विश्व के बहुत सारे विकसित देशों में भी आज भी बैलेट बॉक्स के द्वारा, बैलेट के द्वारा चुनाव होने का काम हो रहा है। और एलन मस्क तो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उनका भारतीय राजनीति से ज्यादा मतलब भी नहीं है, ना तो वो चुनाव लड़ते हैं ना उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी करती। बिल्कुल। आज बहस की चर्चा दीपशिखा जी ने आपने चलाई, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम इसको चर्चा चलाने का काम करा। तो एलन मस्क कोई एक साधारण व्यक्ति तो है नहीं कि उन्होंने कोई बात कह दी उस पर चर्चा ना हो या उसमें कोई तथ्य ना हो। कुछ लोगों का इतना एक ऑरा होता है कि उस बात का असर बहुत देशों पर पड़ता है। तो निश्चित तौर पे जो बात उन्होंने ईवीएम को लेकर कही है उस पर भी सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए, चुनाव आयोग को चिंतन मनन करना चाहिए। और जब विपक्ष के सभी अधिकतर दल
ये चाहते हैं कि ईवीएम के द्वारा चुनाव हो, तो क्यों ना वो चुनावों की मांग मान के सरकार उनके मुंह को रोकने का काम करे, उसको बात को खत्म करने का काम करे, क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही है ना, सभी को साथ लेके चलने का। अगर विपक्ष को लगता है कि जब चुनाव वो जीत रहे हैं, भाई वो चुनाव जीत रहे हैं, सरकार वो बना रहे हैं, तो क्यों नहीं वो अगले चुनाव की घोषणा कर देते कि अगला चुनाव जो है विपक्ष के कहने पर हम लोग उस पे करने का काम करते हैं। अच्छा वरुण जी, इसी के साथ एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगी। जी बहुत संजीदगी से आप जवाब दे रहे हैं और इसी जवाब में मेरा एक सवाल भी ये है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से इन तमाम बातों का जवाब दिया गया। एलन मस्क ने जो अमेरिका को लेकर यहां पर बात उठाई है, अमेरिका में जो ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है उसमें एक पेपर ट्रेड भी होता है और पेपर ट्रेड के साथ वहां पर ब्लूटूथ और वाईफाई का इस्तेमाल भी होता है। एलन मस्क ने ये चिंता जताई है कि एआई का इस्तेमाल इन दो चीजों के जरिए आसानी से किसी मशीन को हैक करने के लिए किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में खतरनाक हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, भारत के अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें, कि इन दोनों ही चीजों का इस्तेमाल भारत में नहीं होता है, लेकिन अगर भविष्य में इस तरीके की चीजें आएंगी तो जाहिर तौर पर आगे उसी अनुसार फैसले भी लिए जाएंगे। दीपिका जी, मैं तो आज ही का एक उदाहरण जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है और हमारी साथी कांग्रेस की, उन्होंने भी उसका जिक्र करा है। आपको महाराष्ट्र का उदाहरण भी आज पूरे देश में सोशल मीडिया पे तैर रहा है कि किस प्रकार उनके एक साथी पर जो है उसका कनेक्शन मिला है, जो उनका फोन मिला है, उसमें भी मतलब शायद जांच चल रही होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। और हम उस पार्टी से क्या आशा करें? आप विपक्ष के नाते हम देख पाते हैं, उस पार्टी से हम क्या आशा करें जो खुलेआम चोरी करने की कोशिश कर रही है। चंडीगढ़ उसका उदाहरण है। अगर उन्होंने पहले ऐसी कोशिश करी है कि लोकतंत्र की हत्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें न्याय मिलेगा, जिस सरकार की मंशा और नीयत भ्रष्टाचार करने की हो, तो उनसे हम आशा क्या कर सकते हैं विपक्ष के लोग? हमें तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। हम लोग तो चुनाव आयोग से दरखास्त कर सकते हैं कि कम से कम अब जब इतने प्रश्न लग रहे हैं देश विदेश में, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि सबके प्रश्नों का अंत हो जाए। चलिए राघवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, अभी भुवन जोशी जी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम ईवीएम को खरी नहीं सुना रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जब प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं तो इस पर भाजपा गौर क्यों नहीं करती है। क्योंकि अगर बात पेपर ट्रेड की जाए तो दूसरे देशों में जब पेपर ट्रेड हुआ था, यानी कि जो मतपेटी में भी डाले गए थे मतदाताओं के नाम या उम्मीदवारों के चिन्ह, उनके जरिए जब मिलान किया जाता है तो उस मिलान में चीजें ऊपर नीचे आती हैं तो दोबारा चुनाव होते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं भारत में वीवीपैट के अलावा एक बार फिर से उस पुराने दौर के साथ क्यों ना की जाए? दीपिका जी, देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसा होना चाहिए, सही बातों पर चर्चा होनी चाहिए, सही विषयों पर कायम रहना चाहिए और हमेशा सही बात को उठाना चाहिए। जब आपके चुनाव आयोग इस प्रश्न को लेकर के समाज में जाता है, राजनीतिक दलों से कहता है कि अगर ईवीएम में कोई आपको हैक करने की व्यवस्था है या कोई समस्या है तो आप लोग आइए, इसको हैक करके दिखाइए, इसमें जो त्रुटियां है उसके बारे में प्रश्न खड़ा करिए, इसका हम निस्तारण करेंगे। उस समय तो न कोई राजनीतिक दल न कोई एलन मस्क जैसा कोई व्यक्ति आता है, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद इस प्रकार का गाना गाया जाता है। मेरा यह अनुरोध है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनके एंटी गठबंधन के लोग हो, कम से कम ऐसी बातें न करें जिससे लोकतंत्र की जड़ घसाई हो। 100 सीटें ये जीते हैं लगभग, चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीती है। अगर इनको लगता है कि ईवीएम हैक हो जाती है तो ये लोग दोबारा चुनाव अपने उस पर करा लें। भारतीय जनता पार्टी को तो ईवीएम पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर भरोसा करती है। अगर इन्हें लगता है कि ये स्वस्थ चुनाव नहीं हुआ है तो अपनी सीटों पर करा लें, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। वास्तविकता ये है दीपिका जी, मैंने वो समय भी देखा है जब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हुआ करते थे और ये व्यवस्था भी देखी है जब आज की तारीख पे ईवीएम से चुनाव हो रहा है। बैलेट पेपर के समय मैंने देखा था जिस प्रकार से बैलेट पेपर की लूट हुआ करती थी, जिस प्रकार से दूध कतरिंग हुआ करती थी। बड़े बड़े राजनीतिक दल लंबे समय तक देश में राजनीति की मुख्यधारा में इसीलिए जुड़ रहे कि बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे और वो लोग जो सुदूर अंचलों में चुनाव होते थे वह ईमानदारी से खूब खुलेआम गुंडागर्दी करके बूथ कतरिंग कर लेते थे, खुलेआम शाम तक बूथ कतरिंग होती। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है ईवीएम सबसे स्वस्थ विकल्प है, सबसे स्वस्थ तरीका है, इसका कायम रहना चाहिए। दूसरी बात, चुनाव जो कराता है भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती, चुनाव आयोग कराता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? अगर इनको लगता है कि चुनाव आयोग से
जनता पार्टी को हर विषय में घेरने का काम करते हैं। इनको जो है, हमें लग रहा है जो राजनीतिक दल देश के प्रदेश के हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष में रहने की भी भूमिका सीखनी पड़ेगी। किस तरीके से विपक्ष की जो हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना पड़ेगा। चलिए सुधा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सुधा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। बीजेपी से भी मैंने जवाब लिया, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल कि आप लोग जो कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है, इसे पुख्ता साबित करने के लिए आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या कांग्रेस की तैयारी यहां पर नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था बैलेट पेपर से चुनाव निरस्त किए गए थे तो कई चीजें थी निकलकर सामने हुई थी, आंकड़े सहित उसे प्रूफ भी किया गया था कि कहां पर कितनी बूथ कैप्चरिंग होती है और किस तरीके से किसी धनासन जो नेता होते हैं उसके जरिए, उसके प्रभाव में वहां पर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराया जाता है। इस तरीके के अगर आप सबूत लाएंगे, कांग्रेस की ओर से दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर तौर पर फैसला तो आपके हक में आएगा। तो कहां पर कमजोर रह रही है कांग्रेस? दीपशिखा जी, कितना हास्यास्पद स्थिति है। नीट का एग्जाम हुआ है और जिस तरह से हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री जी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो आप समझ सकती हैं कि जो कहा जाता है और जो होता है उसमें कितना अंतर है, जमीन आसमान का। बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं और आप कह दिए कि मैम यहाँ बात क्यों ला रही हैं। दोनों बातों की तुलना मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर जिस घटना का मैंने जिक्र किया जो आज सोशल मीडिया पे एक तरफ चल रही है, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि जो ब्लैक बॉक्स के रूप में जिसकी कोई जांच की इजाजत नहीं मिल रही है, अगर कुछ भी, आप जानती है ना कि विपक्ष प्रतिपक्ष जो भी है, अगर शंका मन में हो, आप जिस जगह काम करती हैं, अगर आपको अपने माइक को लेकर कोई दिक्कत होगी तो आप उस अपने शंका को खत्म करेंगी या कहेंगी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रश्न इस बात का कि लोकतंत्र में अगर हम कह रहे हैं आपकी पुलिस लोगों को पकड़ रही है, उसमें से आपको प्रूफ मिल रहे हैं, मोबाइल मिल रहा है जिसमें कोड आता है, ये बात तो हम लोग लेके नहीं आए। हाँ, उसकी जांच जारी है, उसकी जांच जारी है। जांच कैसे हो जाएगी, कैसे हम मान ले, जब ये मानने कोई तैयार नहीं। मैंने कहा ना, आप आज की बात नहीं करते हो, आप जांच रहे तो पीछे, अगर आप लोग कहोगे पीछे ये हुआ था, पीछे जो भी चीजें खराब हो रही थी उनको सही करने की चीजें की गई। आपने कहा, एलन मस्क ने कहा कि भारत विकसित हो रहा है, तो भारत विकसित कैसे हो रहा है? हमने शुरुआत छोटी छोटी की, आज बड़ी जगह पहुंचे हुए हैं। तो पुरानी चीजों को लेके आज की गलतियों को ढांप नहीं सकते है ना। आज क्या खराब है इसको सही करना है, पीछे क्या गलत था उसको कह के इसको ढकना नहीं है। दिक्कत इस बात की कि भाजपा के लोगों पे कोई बात कही है हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि हम उस पुराने दौर में वापस नहीं जा सकते, यानी कि आपका ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि हम इसको ढक नहीं सकते हैं। नहीं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो तथ्यों के आधार पे जो कहा, बातें हैं वो अलग जाएंगे, हम लोग करेंगे उस पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मैंने नीट की बात की है, उन्होंने पूछा है कि कैसे हुआ, उनको डाउट है कि चूंकि अदालतों में तथ्य देना होता है। हाँ, तो नीट पे पूछा, लेकिन ईवीएम का क्या? हाँ, तो ईवीएम का क्या बता रही हूँ। नीट में आपको दिख रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि हमने सॉल्व किया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर उनको एविडेंस चाहिए। तो दिक्कत इस बात की, आंखों से दिखते हुए भी अगर साबित ना हो पा रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता है, क्योंकि आदेश को देने में उसको सब तरफ से अपनी चीजों को देखना होता है। तो उसको जोड़िए मत कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसलिए ये चीज गलत नहीं है। गलत हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर फिर से बात होनी चाहिए। और अगर हम प्रतिपक्ष में होने के नाते इस प्रश्न को उठा रहे हैं तो आप पीछे क्या हो रहा था उसको कह के आज को ढांप नहीं सकते हो। चलिए, नहीं खराब कर सकते, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्या सोच रही है? क्योंकि वहीं से तो आदेश आगे सामने आएगा ना, वहीं से उसके बाद तो ये चीजें खत्म होगी ना। इसको लेकर कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? और इसी के साथ अगर इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो 7 दिन के भीतर ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल वेरिफिकेशन के लिए कोई भी उम्मीदवार हो वो चुनाव आयोग से गुजारिश कर सकता है। इस गुजारिश की मात्र कुछ चंद रुपए फीस लगती है और अगर वो संपन्न हो जाती है तो वो फीस भी वापस हो जाती है। कांग्रेस के कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने इसकी गुजारिश की है चुनाव आयोग से? और उसकी बात कर रही है, बांसगांव में 100 मतों से हम हारे थे, वहां पे हमने रिकाउंटिंग के लिए कितनी लड़ाई की और हम कोर्ट जा रहे हैं, सबको पता है। तो व्यवस्थाएं जो है और किस तरह काम होता है और सरकार किस तरह काम कर रही है, इस पे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस जनता की आवाज को बनने के लिए, जनता के हर एक मत का सही से प्रयोग हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को जो हमें करना है, संगठन के स्तर पे एक साथ मिलकर अपने गठबंधन के साथ इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि उनके कह देने से कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर अच्छा होता तो इस तरह से पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता जिसके साथ
ये घटनाएं हो रही होती। ये शंका जो शक और शुबहा पैदा हो रहा है, इस दिखाता है कि कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है जो छुपाने की कोशिश की जाती है और बार बार, यानी कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जवाब ले लेते हैं राघवेंद्र सिंह जी से। राघवेंद्र जी, अब जाकर सुधा जी ने कहा है कि क्या रणनीति है विपक्ष की इस विषय में, किस तरीके से आगे वो इस लड़ाई को लड़ेंगी। अगर मेरा माइक खराब होगा तो मैं HR के पास जाऊंगी, अगर कांग्रेस को कोई दिक्कत होगी तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। अब ऐसे में क्या लगता है, कांग्रेस के इन दावों में दम होगा या फिर पिछली बार की तरह जो कांग्रेस के हाथ लगी है निराशा, उसी से ही कुछ मिलता जुलता यहां पर नजर आएगा, या इस बार बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई? इनको जाना चाहिए। जो एक व्यवस्था है हमारे देश में लोकतंत्र को बताने की, लोकतंत्र के हित में, तो इनको जाना चाहिए न्यायालय। लेकिन वास्तविकता ये है 100% इनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि जो न्यायालय है, चाहे हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, भावनाओं के आधार पर नहीं निर्णय देता है। कौवा कान ले गया, कौवा नीचे नहीं दौड़ता है। वहां पर साक्ष्य तर्क चलते हैं, और साक्ष्य तर्क कांग्रेस पार्टी का किसी की बात नहीं है। देश का तो खुला आमंत्रण रहता है, चुनाव आयोग का खुला आमंत्रण रहता है कि आप लोग आइए, इसको ये भय करके दिखाइए, क्या त्रुटियां है उसको बताइए। वहां पर तो ये लोग गायब रहते हैं। जब ऐसी बात आती है ये लोग गाना गाने लगते हैं, क्योंकि इनके विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग जब आप लोगों को आमंत्रित करता है, आप लोगों को जाना चाहिए। अब एलन मस्क ने कहा, राहुल गांधी उस पर रिट्वीट करने लगे, अखिलेश यादव रिट्वीट करने लगे, तो हमें लग रहा है निराशाजनक बात है। इसमें एलन मस्क के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। चुनाव आयोग को व्यवस्था देंगे, चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव आयोग में कितने सदस्य होंगे, संसद में मिल करके अगर न्यायालय जा रहे तो ठीक है, दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट से जाना चाहिए इनको। भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको न्यायालय जाना तो जाइए, भारतीय जनता पार्टी का लेना देना करने की कोशिश नहीं की गई होती। ये लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। आप देखिए, ईवीएम को लेकर चर्चा चली है, तो ईवीएम को लेकर चर्चा में कुछ और चीजें भी मैं यहां पर ऐड करना चाहती हूं। ईवीएम को हैक करने को लेकर जो तमाम आशंकाएं जताई जाती हैं, दूसरे देशों की अगर खासतौर से बात करें तो उसमें जो सबसे मजबूत जरिया बताया जाता है वो ब्लूटूथ और वाईफाई को बताया जाता है। लेकिन भारत के इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि इन दोनों ही जरियों का इस्तेमाल भारत में नहीं होता है। तो दूसरे देशों के मुकाबले इस समय भारत में हम ये कह सकते हैं कि ईवीएम सेफेस्ट जरिया है मतदान कराने का। कांग्रेस को दिक्कत है कि ईवीएम में खराबी हो सकती है। एलन मस्क ने भी